आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए मैं एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। इससे इससे पहले भी वीडियो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस के वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो हमेशा लाता हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, जैसे अभी एआईबी के एग्ज़ाम वगैरह होने वाले हैं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद भी बहुत सारे लीगल रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिल सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लें। और आप क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले ताकि आपको नए नए अपडेट मिल सके। तो चलिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज है जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 50 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए थे, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि प्रीवियस वीडियो जो था वो सेक्शन वाइज ही मैं बना रहा हूं, तो उसके आगे का जो कुछ कंटेंट या फिर सेक्शंस है उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं एडमिशन। आप जब इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में देखेंगे तो वहाँ पे आपको टर्म एडमिशन मिलेगा। एडमिशन का मतलब क्या होता है? जनरली एडमिट करना, स्वीकार करना। तो एडमिशन का जनरल मतलब क्या होता है, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है? एडमिशन मीन्स वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस और ट्रूथ ऑफ ए पार्टिकुलर फैक्ट, है ना। एडमिशन क्या होता है? वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट होता है। कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक से, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, है ना। किसी कोई एग्जिस्टेंस है, कोई अस्तित्व में कोई फैक्ट है या कोई सच्चाई है, उसको क्या कर रहा है? वो स्वीकार कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है और एडमिट कर रहा है। ये टर्म क्या हुआ? एडमिशन हुआ। क्लियर है? तो एडमिशन का पहला क्वेश्चन क्या है? एडमिशन, और उसका आंसर क्या देखिए, कैन बी एदर ऑरल और राइटिंग, दोनों हो सकता है। लिखित भी हो सकता है एडमिशन, मौखिक भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन मीन्स, ये टर्म जो एडमिशन, इसका मतलब क्या होता है? एडमिशन का मतलब एडमिट करना, मतलब स्वीकार करना। इसका अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। तो आंसर क्या है? स्टेटमेंट सजेस्टिंग इन्फेरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू, है ना। कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा कथन जो क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है ना, जो सुझाव दे रहा है ना, या इन्फेरेंस कर रहा है कि ये फैक्ट क्या है? सही है। तो एडमिशन का मतलब जनरल ये हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज, है ना। एडमिशन क्या है ना कि कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है। कंक्लूसिव का मतलब कि ऑलरेडी डिसाइडेड, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं प्रूफ है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में निर्धारण कर दिया गया है ना। तो क्या कर रहा है? एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ। एडमिशन क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, लेकिन क्या है? ऑफ द मैटर ऑफ एडमिटेड बट दे आर ऑपरेट एज। तो इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, किस मैटर के अंतर्गत इसको मानेंगे? तो कोई व्यक्ति अगर एडमिशन कर रहा है, एडमिट कर रहा है, वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, तो उस व्यक्ति पे क्या लग जाता है? स्टॉपेल लग जाता है। क्या लग जाता है? स्टॉपेल। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी के सामने कोई बात बोला, ठीक है। अब वो बात में उस बात से वो व्यक्ति क्या कर सकता? बाद में मुकर नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के किसी बात को लेकर के एडमिट कर रहा है कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन वो बाद में नेक्स्ट बार जाकर के अपनी स्टेटमेंट को क्या करेगा? वो चेंज नहीं कर सकता। उस व्यक्ति पे क्या होगा? स्टॉपेल लग जाएगा। स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि आप सेम टाइम में किसी एक बात को डिनाई नहीं कर सकते हो और क्या बोलते हैं कि हाँ नहीं कर सकते, नहीं ऐसा हुआ था, फिर आपने कहोगे ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। आप पे स्टॉपेल लग जाएगा, आपने जो बात कही है उसी बात को माना जाएगा। क्लियर है? तो इस स्टॉपेल को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। द टर्म स्टॉपेल इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मीन्स टू स्टॉप, विच मीन्स क्या? शट दी माउथ। ये टर्म कहाँ से आया है? फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टॉप, ESTOUP। जिसका मतलब क्या होता है? शट दी माउथ। आप अपने
क्या बोलते हैं, माउथ को बंद रखे। आपने जो पहले कहा था वही अभी होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, आप पे स्टॉपेज लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, व्हाट इज एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एडमिशन, है ना। एविडेंसरी वैल्यू क्या है एडमिशन का, तो ये क्या है, बाइंडिंग है। क्या है, बाइंडिंग है। एविडेंसरी वैल्यू क्या है, ये बाइंडिंग है। बाइंडिंग का मतलब उस पर ये बाइंड है बाय द लॉ, उस पर मतलब तय कर दिया गया कि आपने ऐसा कहा था, आपके मुंह से या आपने जो वर्ड बोला है ये एडमिशन है, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अब वो एविडेंसरी वैल्यू में क्या है, बाइंडिंग है उस व्यक्ति पे, उस व्यक्ति पे क्या लग जाता है, स्टॉप पे लग जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of Indian Evidence Act lays down the rule that in certain circumstances admission can be provided by on behalf of a person making it। देखिए किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया, कुछ ऐसी परिस्थिति है, ये एक रूल है कि कोई व्यक्ति ना कोई चीज़ क्या क्या बोलते बनाया गया, उसी के बिहाफ में उसको क्या क्या किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, मैं बनाया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात को डायरी में लिखा, अब वो व्यक्ति मान ली उसकी डेथ हो गई, तो उसके बात को उसके हित में ला करके क्या किया, प्रूफ किया गया, बताया गया कि ये ऐसा ऐसा हुआ था, इस व्यक्ति ने डायरी में लिख रखा है। जैसे मान लीजिए कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन अगर कोई व्यक्ति कर रहा तो उसके हित में नहीं होना चाहिए, ये जनरल रूल है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी क्या होता है ना, ये इसके इंटरेस्ट में भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक किसी डायरी में किसी चीज़ को क्या बोलते हैं मेंटेन कर दिया और वो डेथ कर गया, तो अगर वो कोर्ट में अगर बात आएगी तो वो जो मेंटेन किया हुआ डायरी उस व्यक्ति के हित में ही आएगा। क्लियर है? तो वो जनरल रूल किस में है, सेक्शन 21 में जब हम देखेंगे एविडेंस एक्ट का, वहाँ दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंसी और ऑरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रोवाइडेड। क्या बोलते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोविजन किस सेक्शन के अंदर का प्रावधान दिया गया कि ऑरल एडमिशन होगा ना एज ए कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होगा उसको क्या है, उसका प्रावधान दिया गया है। तो क्या किस सेक्शन के अंतर्गत है, सेक्शन 22A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। ये अमेंडमेंट ऐड होकर के इस एक्ट में ऐड किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स ओनली विथ सिविल मैटर्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का वह कौन सा धारा है जो सिर्फ सिविल मैटर को डील करता है, किसको डील करता है, सिविल मैटर को डील करता है। तो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स अबाउट ओनली सिविल मैटर्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 23 जो किसको डील करता है, सिर्फ सिविल मैटर को डील करता है। क्लियर है? आप सिविल मैटर को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है कि जो मैटर सिविल कोर्ट में चल रहा है वो सिविल मैटर है, और जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है वो क्रिमिनल मैटर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ, ठीक है, अभी मैंने सेक्शन 23 पढ़ा, उसके नीचे सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इसीलिए बनाया कि कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को ना बदल बदल के पूछा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन 23 का आंसर क्या है, रेलिवेंस ऑफ एडमिशन इन सिविल केसेस, है ना, उसका रेलिवेंसी है, क्या है, उसको रेलिवेंट माना जाएगा किस केस में, सिविल केस में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रिजुडाइज आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। सेक्शन 23 जो देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, इसके अंतर्गत ये प्रोविजन दिया गया जो सेक्शन 23 इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एविडेंस एक्ट कन्फेशन इज डिफाइंड अंडर, ठीक है, इन एविडेंस एक्ट क्या बोलते हैं कि कन्फेशन इज डिफाइंड अंडर, क्या माना जाएगा कन्फेशन को, तो कहता है कन्फेशन इज नॉट डिफाइंड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। जब आप एडमिशन पढ़ेंगे ना तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में एडमिशन डिफाइंड है, लेकिन कन्फेशन टर्म जो क्या है इन इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। इसका कंसेप्ट वगैरह दिया गया है अलग सेक्शन में, कुछ बातें को बताया गया है कि किसको कन्फेशन मानेंगे किसको नहीं मानेंगे और कब मानेंगे ये बताया गया, लेकिन कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये टर्म कन्फेशन आया ना तो इसको थोड़ा बहुत समझ लेते कि कन्फेशन का मतलब होता क्या है। देखिए कन्फेशन हमेशा ना क्या होगा ना, ये होगा क्रिमिनल केस में, और कन्फेशन ऑलवेज मस्ट बी बाई एक्यूज्ड। कोई व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और वो कन्फेस कर रहा है, वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने अपराध किया है। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेज टू बी डैट ही हैज़ फिनिश हिज वाइफ फॉर एवर। ये क्या बोल रहा है बी को
कि मैं अपनी वाइफ को ना, अपनी बीवी को क्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, मतलब उसको मार डालूंगा। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट दिस स्टेटमेंट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत इस कथन को क्या मानेंगे? कन्फेशन मानेंगे। वो व्यक्ति कन्फेस कर रहा है ऐसा कि मैं अपने वाइफ को क्या करूंगा, मार दूंगा, है ना, हमेशा के लिए, है ना, खत्म कर दूंगा मैं इसको। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशन caused by inducement, threat और promise when irrelevant in criminal proceeding covered by। देखिए, कोई व्यक्ति कन्फेशन किसी का ले रहा है ना, किसके द्वारा? इंड्यूसमेंट मतलब बहला फुसला के, थ्रेट मतलब क्या करके? धमकी दे करके, या किसी प्रकार का वादा करके, इन्हें तुम ऐसा कन्फेस कर लो, हम तुमको इतना रुपया देंगे। तो उस टाइप से कोई व्यक्ति अगर किसी का कन्फेशन लेता है ना, तो सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वो क्या है? इररेलेवेंट माना जाएगा, उसको रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट 1872, कन्फेशन मेड टू पुलिस इज नॉट एडमिसिबल। कोई पुलिस अफसर के सामने कोई व्यक्ति कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो वो क्या होता है? अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वो एडमिशन के सॉरी कन्फेशन क्या है जो पुलिस के सामने लिया गया, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि तो आपको तो पता ही होगा कि जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ के किसी व्यक्ति को थाना में लेके गया, अब उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर देके बोल रहा है कि हाँ तुम कबूल करो कि तुमने अपराध किया। अब वो व्यक्ति डर से क्या किया? कबूल कर दिया कि हाँ मैंने अपराध किया। क्योंकि उसको इस तरीके से मार पीट रहे हैं, उसके डर से उसने क्या किया? खुद को कन्फेस कर लिया कि मैंने अपराध किया। लेकिन वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर के अगर कह देगा कि सर मेरे द्वारा जो कन्फेशन लिया गया है, ज़बरदस्ती लिया गया है, मुझे मार पीट के लिया गया है, तो जो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? एडमिसिबल नहीं है ये। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशन बिफोर दी पुलिस। अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने कन्फेस कर रहा है तो वो क्या होगा? उसको प्रूव्ड माना जाएगा। क्या लिखा है आंसर? विल नॉट बी प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा सामने लिया गया कन्फेशन क्या है? वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं है, उसको प्रूफ नहीं किया जाएगा। क्लियर? लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कन्फेशन ऐसा है, अगर वो कह रहा है कि हाँ मैंने इस व्यक्ति को मारा है, इसका लाश फलाना जगह रखा है, अगर इस चीज़ से मारा है, अगर वो उसकी बातें क्या है ना कोरोबोरेट हो रहा है ना, तालमेल उससे मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये कन्फेशन को एडमिट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट इज रेलिवेंट। कहता है किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कि जो कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने लिया जाएगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। किस सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 26 इसको बताता है कि कोई व्यक्ति अगर मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोलते हैं कि कन्फेस किया है तो उसको रेलिवेंट माना जाएगा धारा 26 के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, The term police custody used under section 26 of Indian Evidence Act 1872 means one of the following। क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है तो उसको धारा 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या माना जाएगा? तो उसका आंसर क्या है? सम काइंड ऑफ सर्विलेंस एंड रेस्ट्रिक्शन ओवर द एक्यूज्ड पर्सन बाय द पुलिस। उस व्यक्ति पे क्या होगा? वो निगरानी रखेगा और रिस्ट्रिक्शन रखेगा ताकि वो व्यक्ति भाग नहीं जाए, वो जो एक्यूज्ड है जो पुलिस के कस्टडी में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जुडिशियल कन्फेशन मीन्स। जुडिशियल कन्फेशन मीन्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ मेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट। कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अगर कन्फेस कर रहा है कि हाँ मैंने अपराध किया है तो उसको क्या कहेंगे? जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट फैक्ट्स। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन, डॉक्ट्रिन का मतलब कोई सिद्धांत, कन्फर्मेशन का मतलब कंफर्म करना कि ये बात सही है, जो सब्सिक्वेंट फैक्ट कोई बाद वाला कोई फैक्ट जो होता है ना, कोई सब्सिक्वेंट फैक्ट का मतलब कोई बाद में कोई फैक्ट कोई बात हुआ उसको क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन माना गया है? तो सेक्शन 27 जो देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंतर्गत ये कहा गया है धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 27 अप्लाई होता है।
क्या चीज़ में? इसका आंसर देखिए, व्हेन द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन इज एन एक्यूज्ड एंड इज इन पुलिस कस्टडी, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो अपराधी कहाँ है? पुलिस कस्टडी में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फेशन ऑफ एन एक्यूज्ड इज एडमिसिबल अगेंस्ट द अदर को एक्यूज्ड, है ना। कन्फेशन क्या है? दिया जा रहा है किसी एक्यूज्ड के द्वारा, एडमिसिबल माना जाएगा जो उसके द्वारा कोई साथ कोई अदर को एक्यूज्ड है। को एक्यूज्ड मतलब जो एक्म्प्लिस होते हैं ना, सह अपराधी, तो उसको क्या अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन एविडेंस उसको क्या बोलते हैं? रिलीवेंट माना जाएगा। कोई व्यक्ति बोल दिया कि हाँ सर मैंने अपराध किया है, मेरे साथ ये भी व्यक्ति था, इसने भी अपराध किया है, तो वो भी उसको कन्फेशन माना जाएगा और वो क्या होगा? कोर्ट में एडमिसिबल होगा। सेक्शन 30 धारा 30 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इलस्ट्रेशन है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना, इलस्ट्रेशन बेस भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हूँ। तो इलस्ट्रेशन क्या है? एग्जाम्पल क्या है? द इलस्ट्रेशन दैट ए एंड बी आर ज्वाइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी रिलेट्स। ठीक है, तो ए और बी है ना, दोनों का ज्वाइंटली ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, जो भी दोनों मिलकर ने क्या किया है? सी का मर्डर किया है। इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर सी। वो ये क्या कह रहा है बी को कि मैंने क्या मर्डर किया है? किसका? सी का। तो वो सेक्शन 30 में देखेंगे वो क्या है? को एडमिसिबल है। ये इसका इलस्ट्रेशन है सेक्शन 13 का, सॉरी क्या बोलते हैं? सेक्शन 30 का, धारा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर which condition a court may take into consideration the confession of one accused against himself and another person। सेम क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति ट्राइड में चल रहा है, मान लीजिए एक व्यक्ति भाग गया, एक व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ मैंने अपराध किया, वो भी था, तो वो क्या होगा? से क्या बोलते हैं? अगेंस्ट हिमसेल्फ एंड अदर पर्सन, कि वो कोई एक्यूज के द्वारा या क्या बोलते हैं कि एक एक्यूज अगर दोनों में से कोई अगर कन्फेस कर लिया तो दोनों को माना जाएगा कि दोनों मिलकर अपराध किए हैं। क्लियर है? कोर्ट में वो क्या होगा? एडमिसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड? डॉक्ट्रिन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन किस सेक्शन के अंतर्गत है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 32 अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डाइंग डिक्लेरेशन का डॉक्ट्रिन। ये डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन इज क्या है? इज ए डिक्लेरेशन रिटन और वर्बल मेड बाय ए पर्सन एज टू काज ऑफ हिज डेथ एज टू एनी ऑफ दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है ना, कि जब कोई व्यक्ति मर रहा हो, कोई व्यक्ति अगर वहाँ से गुजर रहा हो, उसका देखा एक्सीडेंट होते हुए, कोई व्यक्ति वहाँ पे रुक गया, अगर उससे पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो वो कह रहा है कि वो जो ट्रक जा रहा है ना, वो ट्रक ने मेरा एक्सीडेंट किया है। तो वो क्या कर रहा है? अपना स्टेटमेंट दे रहा है। किसको? उस व्यक्ति को। अगर वो स्टेटमेंट दे के मर गया तो वो स्टेटमेंट क्या हुआ? डाइंग डिक्लेरेशन हुआ। क्लियर है? जो सेक्शन 32 भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अंतर्गत इसका प्रोविजन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑन विच a dying declaration is admissible under the Indian Evidence Act 1872 indicated the legal maxim, है ना। इसका एक मैक्सिम है जो डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। तो क्या है? नेमो मोरिटस प्रोसेस, क्या बोलते हैं? प्रोसेंटिनियर मेंटरी, है ना। ये लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो मर रहा है ना, ए मैन डाई हु इज नॉट टेल ए लाई, कोई व्यक्ति जो मर रहा है ना, वो व्यक्ति क्या बोलेगा? झूठ नहीं बोलता। कहते हैं ना कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। ये मैक्सिम इसी से रिलेटेड है, जो क्या बोलते हैं सेक्शन 32 और डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड ये मैक्सिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एक्सेप्शन ऑफ हेयरसे रूल अंडर। ये जो हेयरसे का रूल जो है ना, उसका एक्सेप्शन है किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया? तो सेक्शन 32 से 33 देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसके अंतर्गत दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइंग डिक्लेरेशन में बी मेड टू ए। डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने हो सकता है? तो इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, किसी डॉक्टर के सामने, किसी व्यक्ति के सामने, किसी पुलिस के सामने, किसी के सामने दिया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति को अस्पताल में लेके जाया गया, अगर वो डॉक्टर के सामने बता रहा है, कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, बता रहा है कि ऐसी सी बात है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? एडमिसिबल होगा कोर्ट में, और वो स्टेटमेंट क्या है? डाइंग डिक्लेरेशन है। इसीलिए कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या हो सकता है? इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो, या फिर प्राइवेट पर्सन, उसके सामने वो व्यक्ति अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेटमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, है ना।
किस केस के अंतर्गत ये जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट जो होगा, कथन जो होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। तो कब कंडीशन में? डाइंग डिक्लेरेशन के कंसेंट में। कोई क्या बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर रहा है उस व्यक्ति में क्या करेगा, वो उसको लिख करके थोड़े देगा, अपने मुंह से वो अपनी जो बात बताएगा उस व्यक्ति को स्टेटमेंट, तो उसका स्टेटमेंट क्या है कि जरूरी नहीं कि वो लिखित में होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शूज बी फॉर रेज 1000 एंड सो एंट्री इन हिज अकाउंट बुक शोइंग बी टू बी इंडेप्टेड टू हिम दिस अमाउंट। एक व्यक्ति ने जो बी पे क्या किया, मुकदमा कर दिया और कह रहा है कि वो 1000 रुपया दिया था कि है ना बी को, और कह रहा है कि बी ने मेरे से 1000 रुपया उधार लिया था, ऋण पे लिया था, इसकी एंट्री हमारे क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं अकाउंट बुक में है, आप देख सकते हैं। तो वो एंट्री को क्या माना जाएगा? रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्रूफ ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस। किस सेक्शन के अंतर्गत ये बताया गया है, किस सेक्शन के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये प्रावधान है कि प्रूफ किया जा सकता है किसको? कस्टमरी प्रैक्टिसेस को। कस्टमरी का मतलब क्या होता है? प्रथा। जो चीज़ जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा हो, प्रैक्टिसेस मतलब उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है इसका प्रोविजन? सेक्शन 35, सेक्शन 48 और सेक्शन 49, धारा 35, धारा 48 और धारा 49 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्या बोलते हैं प्रूफ ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस को दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following section of Indian Evidence Act 1872 deals with the relevancy of statement as to any law content in law book? है ना कि कोई लॉ बुक में कोई कंटेंट लिखा हुआ है, वो हो सकता है इंडिया का भी हो सकता है या फॉरेन का भी हो सकता है, या फिर कोई क्या बोलते हैं लॉ बुक है उसमें कोई कंटेंट दिया गया है, तो क्या बोलते हैं उसको रेलिवेंट माना गया, स्टेटमेंट माना गया। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 38 के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following section of Indian Evidence Act has been substituted for the old section by Information Technology Act 2000? है ना, IT एक्ट आया था ना 2000 में, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एक मतलब उसके बदले में दूसरा सेक्शन, तो सेक्शन 39 को देखेंगे, धारा 39 को देखेंगे तो उसका प्रोविजन दिया गया है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 40 to 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद द रेलिवेंस ऑफ, है ना, जब धारा 40 से 44 तक पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत तो वो किसको डील करता है और वो रेलिवेंट है। तो क्या है आंसर? जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर, है ना। कोई जजमेंट होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा, कोई डिक्री होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा, और कोई ऑर्डर जो कोर्ट के द्वारा पास होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा। धारा 40 से 44 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रीवियस जजमेंट आर रेलिवेंट टू बार है सेकेंड सूट और ट्रायल, है ना। कोई प्रीवियस जजमेंट आया है जो क्या करता है? रेलिवेंट माना जाएगा और क्या करता है? रोकता है सेकेंड सूट को। तो सेक्शन 39 क्या बोलते हैं, धारा 39 देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये दिया गया, जो क्या करता है? प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट माना जाता है और वो सेकेंड सूट को और ट्रायल को क्या करता है? वो रोकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। हम जब क्या बोलते हैं कि सीपीसी में धारा 11 पढ़ते हैं ना, वहाँ पे रेस जुडिकाटा दिया गया है। तो सेम एज इट इज़ प्रोविजन जब हम धारा 40 देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, यहाँ पे सेम प्रोविजन है। रेस का मतलब होता है कोई थिंग और मैटर, और जुडिकाटा का मतलब होता है कोई मैटर जो है ऑलरेडी डिसाइडेड है कोर्ट के द्वारा। वही सेम प्रोविजन धारा 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of jurisdiction is not mentioned under section 41 of Indian Evidence Act? किस तरीके का क्षेत्राधिकार मेंशन नहीं है, नहीं दिया गया है धारा 41 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत। तो रेवेन्यू का मामला जो है ना, जब आप देखेंगे धारा 41 के अंतर्गत नहीं दिया गया, इसका जुडिक्शन धारा 41 में नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीजन ऑफ ए प्रोबेट कोर्ट इज, है ना, कोई डिसीजन होगा कोर्ट का जो प्रोबेट से रिलेटेड है उसको क्या मानेंगे? ए जजमेंट इन रियम। एक क्या होता है? एक राइट इन रियम होता है, एक राइट इन पर्सनम होता है। तो राइट इन रियम का मतलब क्या होता है? राइट अगेंस्ट होल दी वर्ल्ड, है ना। और राइट इन पर्सनम का मतलब क्या होता है? राइट अगेंस्ट ए पार्टिकुलर या फिर क्या बोलते हैं इंडिविजुअल। क्लियर है? क्या इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं राइट इन रियम का क्या है? राइट इन प्रॉपर्टी इज ए राइट इन
राइट इन रियम माना जाएगा। क्या बोलते हैं, इट्स योर राइट इज अगेंस्ट वर्ल्ड, है ना। कोई व्यक्ति आपको संपत्ति पे रहने से बेदखल नहीं कर सकता, आपके संपत्ति में क्या बोलते हैं कि बेवजह कोई व्यक्ति नहीं घुस सकता। तो इस तरह का अधिकार क्या है आपका, राइट इन रियम है। लेकिन राइट इन पर्सन में क्या होता है, ये पर्सनल हो जाता है, ये इंडिविजुअल राइट हो जाता है। तो जो किसी कोर्ट के द्वारा जो कोई प्रोबेट होगा ना, उसका डिसीजन क्या माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, ए जजमेंट इन रियम। ये प्रोबेट टर्म क्या होता है, जो कोई विल जो होता है ना, उसको इफेक्ट में लाने के लिए बाय द कोर्ट क्या कराना पड़ता है, उसको प्रोबेट कराना पड़ता है, उसको ऑफिशियली उसको मान्यता दिलाने के लिए बाय द कोर्ट उस विल को प्रोबेट कराना पड़ता है। तो वो जजमेंट क्या होगा, कोर्ट का जजमेंट इन रियम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 41 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो प्रिजम्पशन दिया गया है धारा 41 के अंतर्गत, क्या है वो, ए रिबूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। रिबूटेबल का मतलब उसका खंडन करना, है ना। कोई व्यक्ति कोई सबूत ला करके कोर्ट में दिया, कोई एविडेंस ला करके दिया, आप उस एगेंस्ट के ला करके क्या बोलते हैं, उस एविडेंस के अगेंस्ट ला के कोई अगर क्या बोलते हैं एविडेंस दे रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं आप, रिब्यूट कर रहे हैं, उसको खंडन कर रहे हैं। जो धारा 41 के अंतर्गत क्या बोलता है, बताया गया, ए रिबूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन का मतलब मानना, है ना। सेक्शन 4 जो देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहाँ पे क्या है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ दिया गया ना। तो वहां से भी आप देख सकते हैं इस टर्म को मिला करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट द जजमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट आर रेलिवेंट इन, ठीक है। जजमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट, है ना। जनरल कोर्ट का नाम सुना है आपने, लेकिन ये एडमिरल्टी कोर्ट क्या होता है, जो कोई शिप से रिलेटेड मैटर हो, कोई मेरिटाइन लॉ हो, है ना, इससे रिलेटेड कोई मामला अगर इस कोर्ट में सुना गया ना, उसी को कहते हैं एडमिरल्टी कोर्ट, है ना। उसका क्षेत्राधिकार अलग होता है, उससे अलग कोई कोर्ट ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडमिरल्टी कोर्ट। जो सेक्शन 41 में दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत दिया गया, और उसको क्या माना जाएगा, उसके जजमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलिवेंसी ऑफ एक्सपर्ट एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस इज कंटेंड इन, है ना। ये एक्सपर्ट एविडेंस जो होता है ना, जो किसके अंतर्गत दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। जब हम धारा 45 से 48 पढ़ेंगे ना, यहाँ पे एक्सपर्ट एविडेंस दिया गया। एक्सपर्ट एविडेंस का मतलब, मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला चल रहा है किसी के मर्डर का, तो कोर्ट जज साहब थोड़े वो क्या बोलते हैं कि डॉक्टरी का पढ़ाई पढ़े हैं, उसको तो किसी का एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा, किसी का ओपिनियन का जरूरत पड़ेगा। तो वो किसको बुलाएंगे, वो मेडिकल एक्सपर्ट्स, किसी क्या बोलते हैं डॉक्टर को बुलाएंगे। हाँ, आप इसका जांच करके बताइए, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके आइए। तो किससे लेके आएंगे, वो जो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे ना, उसके ओपिनियन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सपर्ट ओपिनियन कहेंगे। तो एक्सपर्ट जो एविडेंस है, जो किसके अंतर्गत दिया गया है, धारा 45 से 48 के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द एक्सपर्ट ओपिनियन इज रेलिवेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा किस के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा वो रेलिवेंट माना जाएगा। तो धारा 45 जब आप देखिएगा तो उसको माना गया। एक्सपर्ट मतलब जो किसी फील्ड में कि उसका स्किल्ड हो, है ना, जैसे मेडिकल फील्ड में हो, कोई हैंड राइटिंग के फील्ड में हो, कोई आर्ट के फील्ड में हो, तो वो क्या है, उसका ओपिनियन को रेलिवेंट माना जाएगा, सुसंगत माना जाएगा धारा 45 के अंतर्गत। क्लियर है। एन एक्सपर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इज ए पर्सन, किसको मानेंगे, किस पर्सन को एक्सपर्ट कहेंगे, तो उसका आंसर क्या, हैविंग रिक्वायर्ड स्किल्स ऑन ए मैटर अपॉन विच इज गिविंग ओपिनियन। उसके पास स्किल्स है ना, उसके पास नॉलेज है उस चीज़ का, जिस चीज़ का हम ओपिनियन चाहते हैं। जैसे कोई मेडिकल रिपोर्ट चाहेंगे तो डॉक्टर के पास उसका स्किल होगा, किसी हैंड राइटिंग का अगर चाहिए हमको एविडेंस तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होगा, उसके पास जाएंगे, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ ए मेडिकल ऑफिसर स्टेटिंग द इंजरी ऑफ द विक्टिम इज। किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किसी विक्टिम का, किसी पीड़ित का एक रिपोर्ट तैयार किया गया, तो उसको क्या मानेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आंसर क्या है, रेलिवेंट एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। उसको रेलिवेंट माना जाएगा, सुसंगत माना जाएगा, और कोर्ट में क्या किया जाएगा, उसको एडमिसिबल होगा अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डीएनए टेस्ट कैन एडमिटेड इन एन एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत ये बताया गया, जो डीएनए टेस्ट होगा ना उसको एडमिटेड माना गया है। तो धारा 45 जब हम पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंतर्गत ये बताया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट सपोर्टिंग और रिबूटिंग द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट आर रेलिवेंट अंडर, है ना। किसी फैक्ट को
सपोर्ट करना या रिबूट करना, है ना, कि किसी ओपिनियन एक्सपर्ट के द्वारा कोई ओपिनियन दिया गया, उसके फैक्ट को क्या सपोर्ट करना, है ना, या फिर रिबूट करना, उसका खंडन करना, किस सेक्शन के अंतर्गत दिया गया और उसको रिलेवेंट माना गया। तो सेक्शन जब हम 46 पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके अंतर्गत ये बताया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हैंडराइटिंग ऑफ ए टीचर इज इन क्वेश्चन, है ना, सवाल ये है कि किसी टीचर का हैंडराइटिंग सवाल क्वेश्चन में है, तो द ओपिनियन ऑफ हिज प्रिंसिपल में बी रेलिवेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो उस स्कूल का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल का जो ओपिनियन होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा किसके अंतर्गत, धारा 47, क्या बोलते हैं, धारा 47 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उसको रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है। क्यों, क्योंकि उस स्कूल के टीचर का, तो वो प्रिंसिपल जो होगा ना, उसके हैंडराइटिंग को तो पहचानता होगा ना। मान लीजिए किसी डायरी में एंट्री करता होगा तो उसका सिग्नेचर होगा, तो उसको बताएगा हाँ ये व्यक्ति का सिग्नेचर है, ये टीचर इसका सिग्नेचर किया करता था, ये सेम टू सेम इसी का सिग्नेचर है, तो उसका ओपिनियन क्या होगा, रिलेवेंट होगा धारा 47 के अंतर्गत। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर इज रेलिवेंट। किस धारा के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये बताया गया है कि ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर रेलिवेंट माना जाएगा, किसी व्यक्ति का ओपिनियन जो डिजिटल सिग्नेचर होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा। तो धारा 47A देखेंगे, ये अमेंडमेंट होकर के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, आप लोगों ने भी डिजिटल सिग्नेचर देखा होगा, जैसे आप देखते होंगे आजकल वो क्या बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या क्या बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, या क्या बोलते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, उस पर ना जो उस अधिकारी जो होते हैं ना, उसका डिजिटल सिग्नेचर किया होगा, है ना। कि पहले क्या होता था कि पेन से सिग्नेचर करता था, अब क्या होता है ना, डिजिटल सिग्नेचर हो जाता है, उस पर आप डिजिटल सिग्नेचर देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ ए विलेजर ऑफ पार्टिकुलर विलेज to use the water of a particular well is general custom or right within the meaning of one of the following section of Indian Evidence Act। देखिए, कोई किसी गांव की बात किया जा रहा है कि वहाँ के गांव के व्यक्ति का अधिकार है क्या करने का, यूज़ ऑफ दी वाटर, पानी इस्तेमाल करने का। कोई पार्टिकुलर कुआं है, वहाँ के गांव के लोग ना बहुत दिन से उस कुआं से क्या कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्या है, कस्टम चलता आ रहा है कि उस कुआं से बहुत सारे गांव के लोग क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो वो किस सेक्शन के अंदर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, सेक्शन 48, सेक्शन 48 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट ओपिनियन एज एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम, है ना, कि ओपिनियन जो होगा किसी व्यक्ति का, जो रेलिवेंट किससे है, कस्टम से है, जो अस्तित्व में है, उसको रेलिवेंट माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा हाँ हमारे गांव में ऐसा कस्टम चलता आ रहा है, जो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के लोग हैं वही बता पाएंगे आपको, आज के लोग को क्या पता कि किस गांव में क्या कस्टम चल रहा है। आप बहुत सारी शादी वगैरह में भी देखते होंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग क्या बोलते हैं समाज का रिवाज चलता आ रहा है। तो वो जो कस्टम है ना, उसको एग्जिस्टेंस और रेलिवेंट माना गया किस सेक्शन के अंतर्गत, तो क्या बोलते हैं सेक्शन 48 जब इंडियन एविडेंस एक्ट का देखेंगे हम, उसके अंतर्गत उसको रेलिवेंट माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन रिलेटिंग टू रिलेशनशिप इज रेलिवेंट। किस सेक्शन के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम को ये बताया गया है कि ओपिनियन जो होगा किससे रिलेटिंग, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी से, उसको रिलेवेंट माना जाएगा। जब हम सेक्शन 50 धारा 50 देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, उसको क्या बताया गया, ओपिनियन रिलेटिंग टू रिलेशनशिप इज रिलेवेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो धारा 50 है उसके अंतर्गत रिलेशनशिप टर्म को बताया गया। तो क्या है, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन, तीन तरीके से रिलेशनशिप होगा। या भाई ब्लड होगा, जैसे भाई भाई है, भाई ब्लड है, और मैरिज शादी करने के बाद भी रिलेशनशिप होता है, और क्या बाय एडॉप्शन, कोई किसी व्यक्ति को गोद ले लिया तो उससे भी क्या होता है, उसका रिलेशनशिप होता है। क्लियर है। जो सेक्शन 50 धारा 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बताया गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केसेस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत यह बताया गया कि किसी व्यक्ति का प्रीवियस पहला गुड कैरेक्टर रेलिवेंट माना जाता है, सुसंगत माना जाता है, किस केस में, क्रिमिनल केस में। जैसे कोई व्यक्ति पे ताज़ा आरोप लगा कि इस व्यक्ति ने चोरी किया,
लेकिन इससे पहले का उसका जो गुड कैरेक्टर था, 10 आदमी कोर्ट में आके कह रहा है कि नहीं जज साहब, कोई मजबूरी होगी कि इस व्यक्ति ने चोरी किया, ये बहुत ही अच्छा आदमी था। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के प्रीवियस गुड कैरेक्टर को कोर्ट में आकर के बता रहा है, जिसको कोर्ट में क्या बोलते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 53 सेक्शन 53 के अंतर्गत रिलीवेंट माना गया। किस केस में? क्रिमिनल केस में। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, जो क्या बोलते हैं, मैंने 50 बोला था, 51 मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं। इन क्रिमिनल केसेस द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज इज गुड कैरेक्टर। तो किसी व्यक्ति का गुड कैरेक्टर को बता रहे हैं, फैक्ट को बता रहे हैं कोर्ट में, तो क्रिमिनल केस में, तो उसका क्या होगा, उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। क्या बोलते हैं? अंडर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के 51 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बताएं, जो आपको जो 29 अक्टूबर को एआईबी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, या फिर क्या बोलते हैं कि जीएलओ का एग्ज़ाम होने वाला राजस्थान में है ना, 4 और 5 नवंबर को एग्ज़ाम का डेट है, आप उसमें भी इंपॉर्टेंट इसको मान सकते हैं। ठीक है? और क्या बोलते हैं कि अदर जुडिशरी एग्ज़ाम या कोई रिलेटेड लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम है, वहाँ भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बहुत क्या बोलते हैं किताब से, बुक से, और क्या बोलते हैं कि बेयर एक्ट से छाँट के इस तरीके के वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, तो अगर आप चैनल पे हैं तो आपको इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको किसी प्रकार के वीडियो मैं बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन का माध्यम से मिल सके। अगर कंटेंट अच्छा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके एक सब्सक्राइब से क्या होता है ना, हमें लगता है कि नहीं हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है। ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूरी नहीं, आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता आप सब्सक्राइब मत करो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर सब्सक्राइब करते इससे हमें मोटिवेशन मिलता कि हाँ मैंने शायद कंटेंट ठीक बनाया, तो इस व्यक्ति ने हमारे चैनल को क्या बोलते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा लेक्चर सीरीज का एआईबी से रिलेटेड, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई नो क्लासेस।